A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? मैंने पूछा कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया। अच्छा जी, इन द लास्ट क्लास वी हैव डन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ा, मीनिंग, उसके फीचर्स, ठीक है ना, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ टू पास क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने पढ़ा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। उसके अलावा हमने पढ़ा डिटेल्स अबाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, कैसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अब इस चैप्टर का हम एंड पार्ट प्रोसीड कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट बैलेंस शीट, जिसके बारे में आप पहले भी काफी बार पढ़ चुके हो। तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट which shows the financial position of the business organization. Financial position बेटा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए तो हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज इनकम स्टेटमेंट। और इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी प्रिपेयर बैलेंस शीट, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इन द बैलेंस शीट four columns are prepared. On the left hand side, we will show liabilities, and on the right hand side we will show assets. ये आपके होते हैं अमाउंट्स के कॉलम, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। नो, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डे पे बनती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ट्रू एंड फेयर होती है। तो बैलेंस शीट एज एट, और अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, तो हम बनाएंगे एज एट 31 मार्च 2021। तो ये बैलेंस शीट केवल इसी पर्टिकुलर डे के लिए ट्रू एंड फेयर होगी। अगर ऑन 1 अप्रैल 2021 कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होती है, तो उस ट्रांजैक्शन की वजह से जो डिफरेंट लायबिलिटीज हम शो करेंगे और डिफरेंट असेट साइड में शो करेंगे, उनकी वैल्यूज में चेंजेस आएंगे और बैलेंस शीट में वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। तो दिस बैलेंस शीट will be true and fair only for 31 मार्च 2021। इसलिए बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बनती है। इवन ऑन 31 मार्च 2021 भी ये ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्किंग आवर्स होंगे, वर्किंग आवर्स जहां पे कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। यानी 31 मार्च को भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होंगी, उनको भी कवर अप करने के बाद फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी। बोलो, क्लियर? यस सर। अर्लियर मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शामिल होते हैं। इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट में तो आपके नॉमिनल नेचर के सारे अकाउंट्स हमने ट्रांसफर कर दिए थे। नॉमिनल नेचर के जितने भी अकाउंट्स थे वो सारे हमने इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करके उनको क्लोज कर दिया था। तो इसका मतलब है बैलेंस शीट में आपके आएंगे पर्सनल और रियल नेचर के अकाउंट्स, क्योंकि उनको अभी तक आपने क्लोज किया ही नहीं है, वो तो स्टिल ओपन है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ध्यान रखना, जब हमने चैप्टर पढ़ा था लेजर अकाउंट्स का, लेजर का चैप्टर पढ़ा था ना हमने, यस और नो? याद है आपको उस चैप्टर के बारे में? यस सर। हाँ सर, याद है। तो मैंने वहां पे आपको बताया था
के नॉमिनल अकाउंट्स आर नेवर बैलेंस्ड, ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। नॉमिनल अकाउंट्स की हम बैलेंसिंग नहीं करते बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर द बैलेंस ऑफ द नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय पासिंग क्लोजिंग एंट्रीज। तो क्लोजिंग एंट्रीज पास करके नॉमिनल अकाउंट्स को तो हम क्लोज कर देते हैं, लेकिन पर्सनल और रियल अकाउंट्स की बैलेंसिंग होती है। व्हाई? बिकॉज पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। अब दोज पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स विच आर शोइंग डेबिट balances will be shown on the asset side of the balance sheet. यानी all personal and real accounts showing debit balances will be shown on the asset side of the balance sheet. अमाउंट यहां लिखोगे। and all personal and real accounts showing credit balances are shown on liability side of the balance sheet. लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अमाउंट आपके अमाउंट कॉलम में डिफरेंट लाइबिलिटीज के शो किए जाएंगे। देखो कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है, यस और नो, प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है। और कैपिटल अकाउंट का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस ही होता है, नॉर्मली बोल रहा हूं क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए उसको लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। वैसे भी कैपिटल क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन की? इंटरनल लाइबिलिटी, यस और नो? यस सर। तो जितने भी पर्सनल और रियल नेचर के अकाउंट्स हैं जो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में आप चेक करोगे, क्रेडिट बैलेंस कॉलम में उनके अमाउंट लिखे हुए हैं, उनको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करोगे। और अगर ट्रायल बैलेंस में पर्सनल और रियल नेचर के जो अकाउंट्स हैं उनके डेबिट बैलेंस कॉलम में उनके अमाउंट लिखे हुए हैं, तो उनको बैलेंस शीट में असेट साइड में शो करोगे। बोलो क्लियर? यस सर। जब सारे पर्सनल और रियल नेचर के अकाउंट्स के बैलेंसेस आप बैलेंस शीट में लिखोगे तो टोटल ऑफ द बोथ द साइड ऑफ बैलेंस शीट यानी लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड विल बी इक्वल। मान लो यहाँ पे टोटल आ रहा है 5 लाख रुपीज, तो इधर का टोटल भी आएगा 5 लाख रुपीज। इफ देयर इज अ डिफरेंस देन इट कैन बी सेड दैट हम कोई एरर कमिट कर चुके हैं इन द बैलेंस शीट। या तो हमने कोई आइटम बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट किया नहीं, या फिर किसी आइटम का हमने एक्सेसिव अमाउंट लिख दिया। यानी अगर बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का टैली नहीं कर रहा तो इट कैन बी सेड फॉर श्योर दैट एन एरर और सम एरर्स हैव बीन इनकर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हैव बीन कमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने कोई एरर कमिट कर दी है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना बैलेंस शीट टैली करना जरूरी है, दोनों साइड का टोटल मस्ट बी इक्वल ऑलवेज। और क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है इसलिए इसमें कोई डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं होती, यहाँ पे हम बोलते हैं लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड। आई होप क्लियर होगा आप सब कुछ। तो पेज नंबर 21.18 में बैलेंस शीट आपको गिवन है, सारी बातें आपको बता चुका हूं। अब आप देखो नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट आर एज फॉलोज। जितनी बातें मैं बता चुका हूं उसके बेसिस पे सब कुछ समझ में आएगा। आप देखो द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट इज टू एसर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस डेट पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बैलेंस शीट बनाओगे, केवल उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर होगी। यानी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपने प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी और डिफरेंट असेट्स की वैल्यूज बताई और डिफरेंट लायबिलिटीज की वैल्यूज बताई, वो केवल उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ट्रू एंड फेयर है। अगर ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आपने किसी नॉन करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया या आपने कोई नई प्लांट एंड मशीनरी पे परचेज कर ली,
द वैल्यूज विल बी चेंज्ड। अगर हमने कोई मशीनरी परचेज कर ली ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, तो जो हमने प्लांट एंड मशीनरी 31 मार्च 2021 को शो की थी 5 लाख, मान लो 2 लाख रुपीस की, और आपने 1 लाख रुपीस की प्लांट एंड मशीनरी 1 अप्रैल 2021 को और परचेज कर ली, तो प्लांट एंड मशीनरी विल बी शोन एट ₹3 लाख, और आपका कैश एट बैंक या कैश इन हैंड विल बी रिड्यूस्ड बाय ₹1 लाख। तो आपकी वैल्यूज बैलेंस शीट में चेंज हो जाएंगी। बोलो क्लियर है? Yes, sir. सेकेंड पॉइंट देखो, इट हेल्प्स इन एसरटेनिंग द नेचर एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस एसेट्स ऑफ द बिजनेस सच एज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट ओइंग फ्रॉम डेटर्स, अमाउंट ऑफ फिक्टिटियस असेट्स एक्सेट्रा। डिफरेंट असेट्स की कॉस्ट के बारे में ये हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि भाई हमारी जो डिफरेंट असेट्स है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एज एट 31 मार्च 2021 क्या है। वैसे मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट जब में हम पढ़ रहे थे तो उसके बारे में मैं बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर will be shown in the final accounts at cost or realizable value whichever is lower। realizable value यानी market value। जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर बचा रह गया, जो अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास बचा रह गया, उसका हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आया। मान लो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई 1 लाख रुपीज, और वही स्टॉक हमें मार्केट में मिल रहा है 80,000 रुपीज पे, तो हम रिकॉर्ड करेंगे उसको ईयर एंड में 80,000 रुपीज पे, नॉट एट ₹1 लाख। क्यों सर? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म यानी प्रूडेंस कहता है कि अगर कोई एंटिसिपेटेड लॉसेस आपको दिख रहे हैं फ्यूचर में, तो उनको अभी से उनके लिए प्रोविजनिंग हमें करनी होती है। तो by following the convention of conservatism या prudence, closing stock will be shown at cost or realizable value या market value whichever is lower। Clear? Third point देखो, it helps in determining the nature and amount of various liabilities of the business। यानी year end में organization की different liabilities कौन कौन सी हैं और कितना amount different parties को organization को pay करना है। फोर्थ पॉइंट देखो नेक्स्ट पेज पे, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर एंड द एडिशन और डिडक्शन मेड इनटू इट इन द करंट ईयर। कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा कैपिटल बैलेंस क्या है। कैपिटल बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है। मान लो ओपनिंग कैपिटल थी हमारी 2 लाख रुपीज, ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ एडिशन किए यानी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1 लाख रुपीज की, तो कैपिटल हो गई 3 लाख रुपीज। कोई आपने ड्राइंग्स की 20,000 रुपीज की, तो कैपिटल बैलेंस रह गया 2,80,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर। और अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने नेट प्रॉफिट जनरेट किया 60,000 रुपीज का, तो आपका फाइनल कैपिटल बैलेंस कितना आएगा 3,40,000 रुपीज। दैट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट वेदर द फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट। वेदर द फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट। सॉल्वेंट का मतलब होता है वेदर द फर्म इज एबल टू मेक द पेमेंट ऑफ इट्स लायबिलिटीज और नॉट। सर मतलब अरे भाई बैलेंस शीट बनी हुई है, यहां पर आप लायबिलिटी शो कर रहे हो, यहां पर आप असेट शो कर रहे हो। अब चलो मान लिया मैंने कि असेट्स और लायबिलिटी साइड का टोटल सेम आएगा। मान लो यहाँ भी टोटल आ रहा है 5 लाख रुपीज और यहाँ भी टोटल आ रहा है 5 लाख रुपीज। लेकिन बेटा बुक्स में जो असेट की वैल्यू शो कर रहे हो, जरूरी तो नहीं है उसी वैल्यूज पे मार्केट में आपकी वो असेट सेल हो जाएंगी। बुक्स में तो मान लो आप अपनी बिल्डिंग की वैल्यू शो कर रहे हो 20 लाख रुपए, लेकिन जब आप इस बिल्डिंग को सेल करने जाते हो मार्केट में, तो मान लो आपको 15 लाख से ज्यादा का ऑफर मिल ही नहीं रहा, 15 लाख से ऊपर की कोई बिड लगा ही नहीं रहा, तो बोलो आपको 20 लाख रुपीज मिल जाएंगे क्या बिल्डिंग को सेल करने से? No, sir. नहीं। अब मान लो जितनी भी आपकी असेट्स हैं, यहाँ पर असेट साइड में जितनी भी आपने असेट्स दिखा रखी हैं, टोटल 5 लाख। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, नीचे टोटल मैंने 5 लाख लिखा, ऊपर 20 लाख का एग्जांपल दे दिया, कंफ्यूज मत हो ना। यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ 50 लाख रुपीज, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मान लो ये जो टोटल 50 लाख रुपीज की असेट्स हैं, इनमें से केवल 5 लाख रुपए तो प्रोपराइटर ने लगाए थे और रिमेनिंग 45 लाख रुपीज आपके
लोन्स के थ्रू आए थे और इसी पैसे को यूज करके ये असेट्स परचेज की जाती है। अरे भाई, जो प्रोपराइटर बिजनेस में पैसा लगाएगा प्लस जो आप लॉन्ग टर्म लेंडर से पैसा लोन पे लोगे, उसी पैसे से तो बिजनेस में असेट्स परचेज करोगे और बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करोगे, वहीं से तो पैसा आता है। तो मैं कह रहा हूं आउट ऑफ 50 लाख 45 लाख तो लॉन्ग टर्म लोन से आए और केवल 5 लाख इक्विटी के थ्रू आए। इक्विटी यानी प्रोपराइटर्स फंड्स यानी कैपिटल। तो भाई इन असेट्स को सेल करके ही तो इन लोन्स का रीपेमेंट करोगे। अगर मान लो आप बिजनेस को क्लोज डाउन करने जा रहे हो, बिजनेस को आप वाइंड अप करने जा रहे हो, तो इन असेट्स को सेल करके ही तो लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे। अगर असेट से प्रॉपर अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ तो हाउ विल यू बी एबल टू मेक द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अगर इन असेट्स को सेल करने से लेसर अमाउंट आपको रियलाइज हुआ तो इन लायबिलिटीज का रीपेमेंट कैसे करोगे फिर आप। तो आफ्टर बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट वी विल कैलकुलेट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फर्म या whether the firm is able to make the payment of its liabilities on time, यानी whether the firm is solvent or not। क्या फर्म एबल है, ऑर्गेनाइजेशन एबल है टू मेक द पेमेंट ऑफ इट्स लायबिलिटीज और नॉट। बोलो क्लियर। Yes, sir. The firm is solvent if the assets exceeds the external liabilities। अगर आपकी असेट्स एक्सीड कर रही है एक्सटर्नल लायबिलिटीज को, अभी यहां पर तो देखो आपकी टोटल असेट्स तो वैसे 50 लाख है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज आपकी ओनली 45 लाख है, लेकिन डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 5 लाख का डिफरेंस है। बेटर पोजीशन क्या मानी जाती है, आपकी 50 लाख रुपीस की असेट्स हो, एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, 50 लाख की असेट्स हो, 20 लाख की एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो और 30 लाख रुपीस की कैपिटल हो। ये बेटर पोजीशन है बजाय इस केस के। बोलो यस और नो, मानते हैं? Yes, sir. ठीक है। इट वुड बी इंसॉल्वेंट इफ अपोजिट इज द केस। अगर एक्सटर्नल लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू टोटल असेट्स तो वहां पर इंसॉल्वेंसी का फियर बना रहेगा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का रीपेमेंट 100% नहीं होगा। 6 पॉइंट देखो, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द ओपनिंग एंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। हमने जर्नल चैप्टर पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको ओपनिंग एंट्री पास करना सिखाया था बच्चों। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो पर्सनल और रियल नेचर के अकाउंट्स के बैलेंसेस होते हैं उनके बेसिस पे हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के वेरी फर्स्ट डे के ऊपर ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। तो बैलेंस शीट हेल्प्स इन पासिंग द ओपनिंग एंट्री। बोलो क्लियर है? Yes, sir. नाउ आपको दे रखा है ड्राफ्टिंग अ बैलेंस शीट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट आपको दे रखे हैं। इससे रिलेटेड सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट्स का पार्ट होता है। दिस इज द रीजन दैट द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर टुगेदर कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स। केवल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही फाइनल अकाउंट्स नहीं बोल देंगे, वो तो केवल इनकम स्टेटमेंट्स हो गए। इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन both will be incorporated in the final accounts. However, the balance sheet is a statement and not an account. अब क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट में हम कोई टू एंड बाय नहीं लिखते। लायबिलिटी साइड में डिफरेंट लायबिलिटीज का हम नाम लिखेंगे केवल, जैसे कैपिटल, लोन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, लोन फ्रॉम एसबीआई, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स, लाइक दैट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसा नहीं लिखेंगे टू कैपिटल या टू बिल्स पेबल, नॉट लाइक दैट, क्योंकि बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। A balance sheet is a summary of personal and real accounts which are still open and have not been closed by transfer to the trading and profit and loss account. Debit balances of all personal and real accounts are put on the right hand side known as asset side, बता चुका हूं आज, whereas the credit balances are put on the left hand side that is known as liabilities side. बोलो clear? Yes, sir.
उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, द टोटल ऑफ द टू साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट मस्ट बी इक्वल। फोर्थ पॉइंट देखो, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो एक पीरियड के लिए बनते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, यानी पीरियड क्या हो गया 2020-21। वो 12 मंथ्स के पीरियड में जो आपने बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज की हैं, उन एक्टिविटीज से क्या आपने प्रॉफिट जनरेट किया, दैट प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड फॉर अ पीरियड बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम प्रिपेयर करते हैं। लास्ट पॉइंट है, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा था थर्ड चैप्टर में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में, यस और नो? यस सर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि ड्यू टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट असेट्स एंड लायबिलिटीज आर क्लासिफाइड इनटू करंट एंड नॉन करंट नेचर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सेज दैट द बिजनेस इज अज्यूम्ड टू बी रन फॉर अ अनफॉरसीएबल पीरियड इन द फ्यूचर। ये माना जाता है कि बिजनेस फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक चलेगा। वी कैन नॉट अज्यूम द पीरियड फॉर व्हाट पीरियड द बिजनेस विल बी रन इन द फ्यूचर, दैट वी कैन नॉट अज्यूम। 5 साल चलेगा, 7 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, हम पहले से अजम्पशन लेके नहीं बैठ सकते। यानी बिजनेस एक कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है और वो फ्यूचर में लॉन्ग पीरियड तक चलता रहेगा। दैट इज वाई हम असेट्स को करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स में क्लासिफाई करते हैं, लायबिलिटीज को करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं। बोलो क्लियर? यस सर। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ assets and liabilities. Grouping and marshalling of assets and liabilities in बैलेंस शीट। देखो, ग्रुपिंग का मतलब तो बहुत इजी है। जो सेम नेचर की असेट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर हेड के अंदर शो करना है। जैसे करंट नेचर की जो असेट्स हैं उनको करंट असेट्स के हेड में शो करना। करंट असेट्स कौन सी होती हैं? दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। यही तो पढ़ा था आपने करंट असेट्स के बारे में। और नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स आर दोज असेट्स विच आर एक्वायर्ड बाय द बिजनेस नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल बट टू यूज देम in the production process or for providing services in the business organization। तो जो नॉन करंट असेट्स हैं या जो फिक्स असेट्स हैं वो आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, जबकि करंट असेट्स के बेनिफिट्स हमें विद इन 1 ईयर ही रियलाइज हो जाते हैं। बोलो यस और नो? यस सर। तो ग्रुपिंग का मतलब है सेम नेचर के जो आइटम्स हैं उनको एक पर्टिकुलर हेड में शो करना। जैसे डिफरेंट कस्टमर से जो अमाउंट हमें रियलाइजेबल है उनको हम शो करते हैं अंडर दी हेड सन्ड्री डेटर्स। डिफरेंट सप्लायर्स को जो अमाउंट पेबल है ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस उनको हम शो करते हैं अंडर दी ग्रुप या अंडर दी हेड, बोलो, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और जो करंट नेचर की असेट्स हैं, तो जितने भी करंट नेचर की असेट्स हैं जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, दैट विल बी ग्रुप्ड अंडर दी हेड करंट असेट्स। और जो करंट नेचर की लायबिलिटीज हैं जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई या अनअर्न इनकम भी बोलते हैं उसको, that will be shown under a particular group या under a particular head known as current liabilities।
इसको तो बोलते हैं ग्रुपिंग। मार्शलिंग क्या है बेटा? मार्शलिंग मीन्स arranging the assets and liabilities in the balance sheet in a proper order। assets और liabilities को बैलेंस शीट में प्रॉपर ऑर्डर के अंदर अरेंज करना यानी लिस्ट आउट करना। अब मार्शलिंग होती है दो तरीके से। मार्शलिंग कैसे होती है? दो तरीके से होती है। एक तो होता है लिक्विडिटी ऑर्डर, एक तो होता है हमारा लिक्विडिटी ऑर्डर और दूसरा होता है हमारा परमानेंस ऑर्डर। मार्शलिंग कैन बी डन इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू बाय टू वेज। पहला लिक्विडिटी ऑर्डर और दूसरा परमानेंस ऑर्डर। अगर लिक्विडिटी ऑर्डर की बात करें, when assets and liabilities are arranged in the balance sheet according to the liquidity order, then those assets which can be easily converted into cash, वो assets जिनको कैश में आप easily convert कर सकते हो, will be shown first on the asset side, उनको सबसे पहले शो किया जाएगा। और those assets which are most difficult to be converted into cash will be shown at last, उनको सबसे लास्ट में शो किया जाएगा। तो मोस्ट लिक्विड असेट्स क्या है हमारी? कैश इन हैंड, उसके बाद कैश एट बैंक, उसके बाद बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल को आप जब चाहो बैंक से जाके डिस्काउंट करा सकते हो, तो कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। उसके बाद हमारी जो होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, आपके हो गए सन्ड्री डेटर्स, आपके हो गए क्लोजिंग स्टॉक, फिर आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, फिर आपके अक्रूड इनकम्स हो गए, और फिर आपके फिक्स असेट्स जो होती हैं वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये हुआ आपका लिक्विडिटी ऑर्डर। अगर लिक्विडिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लायबिलिटीज को शो करने की बात हो, तो दोज लायबिलिटीज विच आर टू बी पेड एट फर्स्ट, जिनको सबसे पहले पे किया जाना है, यानी करंट लायबिलिटीज सबसे पहले दिखाई जाएंगी, फिर आप दिखाओगे नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और सबसे लास्ट में दिखाओगे कैपिटल। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। सर लिक्विडिटी ऑर्डर को किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं बेटा? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी ऑर्डर को नॉर्मली फॉलो किया जाता है। ध्यान रखना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो टॉपिक है, ये केवल हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल लिक्विडिटी ऑर्डर का तो कोई यूज नहीं है प्रैक्टिकली। क्लियर कट में अगर बताऊं, जैसे अभी हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बैलेंस शीट बनाएंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, तो वहां पर इस ऑर्डर को हम फॉलो नहीं करेंगे। ये केवल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। लिक्विडिटी ऑर्डर की बात कर रहा हूं सर। परमानेंस ऑर्डर कहां यूज किया जाता है? मोस्टली इन जॉइंट स्टॉक कंपनीज। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर परमानेंस ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। मैंने बोला स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। व्हाई? एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हमें परमानेंस ऑर्डर को फॉलो करना ही पड़ेगा। हमें परमानेंस ऑर्डर को फॉलो करना ही पड़ेगा कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम। कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाते समय हमें परमानेंस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। लीगल फॉर्मेट है, उस लीगल फॉर्मेट में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। वी आर नॉट अलाउड टू मेक इवन अ स्लाइट चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सर परमानेंस ऑर्डर क्या होता है? लिक्विडिटी ऑर्डर का रिवर्स कर दो, यानी दोज असेट्स which are most difficult to be converted into cash
will be shown first and those assets which are easily convertible into cash will be shown at last. लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कैपिटल विल बी शोन एट फर्स्ट, क्योंकि कैपिटल का पेमेंट सबसे लास्ट में होता है। जब बिजनेस को आप क्लोज डाउन करते हो, वाइंड अप करते हो, लिक्विडेट करते हो, डिसॉल्व करते हो, तो ओनर्स इक्विटी, जो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, उसका रीपेमेंट सबसे लास्ट में होता है। तो सबसे पहले क्या दिखाओगे? कैपिटल, बाद में नॉन करंट लायबिलिटी, और सबसे लास्ट में क्या दिखाओगे? करंट लायबिलिटीज। बोलो बच्चों, क्लियर? यस सर। तो ये आपका टॉपिक हो गया ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट। अब बच्चों चैप्टर में आप क्या आ रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज, और फिर लास्ट में दे रखा है डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। ये बेटा मैं ऑलरेडी आप लोगों को कई बार पढ़ा चुका हूं। बोलो यस और नो। हमने करंट असेट्स के बारे में पढ़ा था, लिक्विड असेट्स के बारे में पढ़ा, हमने फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट्स के बारे में पढ़ा, हमने वेस्टिंग असेट्स के बारे में पढ़ा, हमने टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पेज पे देखो, हमने नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं, हम करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज भी मैंने आपको पढ़ाई थी सेकंड चैप्टर के अंदर, याद करो। यस सर। तो बेटा आज का मैं होमवर्क देके जा रहा हूं आपको। अब आपको जो रिमेनिंग थ्योरी है इस चैप्टर की, जो स्टार्ट होती है पेज नंबर 21.20 के बॉटम से, और ये थ्योरी आप कंप्लीट करोगे कहां तक? पेज नंबर 21.23 के ऊपर। एक टॉपिक आपको दिया रखा है, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, उससे पहले का कंप्लीट ये थ्योरी आप पढ़ोगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो नेक्स्ट क्लास में आप उन डाउट्स को पूछोगे, अदरवाइज हम यहां से फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को करेंगे ओवर। दिस चैप्टर विल बी कंप्लीट इन योर नेक्स्ट क्लास। ठीक है बच्चों? थैंक यू। यस सर। बोलो। यस सर। इसके अलावा किसी बच्चे की किसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेरीज हैं तो आप लोग पूछ सकते हो। बोलो बेटा, कोई क्वेरीज हैं? नो सर। Okay then, that's all for today. Have a nice day to all of you. Goodbye बच्चों. थैंक यू सर। Welcome.